भारत की पुरातन परंपरा पूर्णता में यकीन रखती है। समूची भारतीयता इसी पूर्णता के भाव से सदा जुड़ी रही है। तभी तो उपनिषदों में ऋषियों को कहना पड़ा, वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा सभी तरह से परिपूर्ण है। इस जगत की पूर्णता भी उसी के कारण पूर्ण है, क्योंकि ये जगत पूर्ण प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वो परब्रह्म परिपूर्ण है। इस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी शेष पूर्ण ही बचा रहता है। ये है हमारी पृथ्वी। बिग बैंग यानी उस महाविस्फोट वाले पल से ही निरंतर विकसित होती हुई, पूर्णता की ओर बढ़ती हुई और हमें भी यही संदेश देती हुई कि प्रयास सदा जारी रहे, विकास सदा जारी रहे। समय प्रकृति का एक ऐसा चक्र जो निरंतर चलता रहता है। उसी के हिसाब से चलता है ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया और हर जीवन। यही समय बटा है वर्षों में और उत्कर्षों में। यही हमें दिखाता है प्रकृति के नए नए शिखर, और फिर उन शिखरों पर पहुंचकर हम देखते हैं कुछ और नए शिखर। तो यूं चलता है विकास से हमारा परामर्श। एक वर्ष, विशेषकर पहला वर्ष, किसी के भी जीवन में बड़ा महत्व रखता है। चाहे कोई नन्हा बच्चा हो, कोई कोमल सा पौधा, या फिर कोई देश। विकास जीवन में हो या राष्ट्र में, सभी जगह मायने रखता है। विकास के एक ऐसे ही सूर्य का नया सूर्योदय हुआ 26 मई 2014 को। भारतीय गणतंत्र के लंबे इतिहास में कई दशकों के बाद एक ऐसा सुनहरा क्षण उदित हो रहा था जब बहुमत की एक सरकार अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति संकल्पबद्ध हो रही थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ राजनीतिक औपचारिकताओं का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन जिम्मेदारियों और खुशी के लम्हों को अपने साथी, सहयोगियों और पड़ोसियों के साथ बांटना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। सार्क देशों के मेहमानों को अभूतपूर्व रूप से इस समारोह में आमंत्रित करना इसी बात की ओर संकेत कर रहा था कि हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं और सभी हमारे साथ भी। सभी को साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन विशेष व्यक्ति मुश्किलों को ही तो आसान किया करते हैं। खासियत अपनी छाप अपने आप छोड़ती है, जिसकी झलक पूरे देश ने अगले ही दिन देख ली जब लोकतांत्रिक राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर विराजमान नवनियुक्त प्रधानमंत्री का शीश लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर जा झुका। जिसने देखा वो देखता ही रह गया, मानो एक नई और अपनत्व भरी राजनीतिक पारी का उद्घोष हुआ हो। पारी भी ऐसी जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी सबसे अंत में खड़े होकर भी संतुष्ट है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में। इस आजादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। जब कोई प्रधानमंत्री सेवक के रूप में प्रकट होता है तो वो सिर्फ
कहने भर की बात नहीं रह जाती, आपके बीच वो कार्य रूप में बदलता हुआ भी दिखाई देता है। 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने पूरे देश में शौचालय बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं व बच्चियों के लिए अलग से शौचालय निर्माण की बात की। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श को सामने रखकर भारत को गंदगी मुक्त करने का अभियान शुरू करने का आह्वान किया और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी कर दी, जिसमें उन्होंने 2019 तक कचरा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। ये काम पूज्य बापू को उनके सपनों का भारत बनाने के लिए है। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। उन्होंने स्वयं वाल्मीकि आश्रम में झाड़ू लगाकर अभियान शुरू किया और देखते देखते उनके सभी मंत्री, केंद्रीय कर्मचारी और अन्य लोग इस अभियान से जुड़ते चले गए। ये एक ऐसी पहल थी जिसे सभी ने सराहा। गंगा के बिना भारत का अस्तित्व संभव नहीं है। भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और इसकी सबसे बड़ी वजह यदि कोई है तो वो है पतित पावनी गंगा की जलधारा। इतनी सारी सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बावजूद दिव्य गंगा हमारे अज्ञान और उपेक्षा से जूझती रही है। गंगा के नजदीक बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी प्रदूषित किया है। गंगा के पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। देश का एक आदमी बैंक को देखकर कई बार उस बिल्डिंग में घुसने का साहस भी नहीं जुटा पाता था। दूर दराज के गांवों में बसर करने वाले गरीब किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के लिए बैंकों में खाता एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो आसानी से पूरा होते नहीं देख पाते थे। इस बात को नई सरकार ने बेहद गंभीरता से महसूस किया। प्रधानमंत्री ने सभी आमजनों का बैंक खाता खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के अपने शब्दों में प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार का विकास दर्शन यानी सबका साथ सबका विकास है। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। ये अपने आप में
देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। और इसलिए ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है और उसी के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बैंक के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। बैंक से अब तक न जुड़ पाने वाले समाज के लोगों से संपर्क किया और नतीजा अच्छा रहा। शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 14 करोड़ बैंक खाते खुले। 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण योजना श्रमेव जयते की शुरुआत की। इस योजना के साथ ही ढेर सारे श्रम सुधारों का प्रारंभ हो गया। इस योजना के तहत समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल करीब 6 लाख इकाइयों को श्रम पहचान संख्या आवंटित करेगा और उन्हें 44 श्रम कानूनों में से 16 के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दायर करने की इजाजत देगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ आकस्मिक निरीक्षण योजना के तहत निरीक्षण के लिए इकाइयों के वास्ते चयन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इंस्पेक्शन के 72 घंटों के भीतर रिपोर्टों का निरीक्षण करना शामिल है। जबकि यूनिवर्सल खाता संख्या योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 17 लाख कर्मचारियों का अपना सुलभ, परेशानी मुक्त और ऐसा भविष्य निधि खाता होगा जिस तक कहीं से भी पहुंचा जा सकता है। इसी योजना के तहत प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसमें प्रशिक्षुओं को पहले 2 वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि का 50% लौटाकर मुख्य रूप से निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को मदद प्रदान की जाएगी। सबका साथ सबका विकास पूरी तरह से तभी संभव है जब सभी इसमें शामिल हों। खुद को सभी के साथ जोड़ने और उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता से एक नए तरह का आह्वान किया। ये था रेडियो पर मन की बात का प्रसारण। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मन की बात में मैं कभी दुख भी बांटता हूं, कभी सुख भी बांटता हूं। कम से कम एक खादी का वस्त्र खरीदिए। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। ड्रग्स, नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। यूनाइटेड नेशन ने योग को, पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो हम जाली के बाहर खड़े रह करके फ़ोटो निकाली थी। पीछे व्हाइट हाउस दिखता है और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फ़ोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी ज़िंदगी में व्हाइट हाउस पे जाने का अवसर आएगा। The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and
looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity. मन की बात हो और उसमें देश की आधी आबादी शामिल न हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने देश की बच्चियों के बारे में अपनी मंशा और चिंता जाहिर की। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शिक्षा और सुधार का एक नया बीज रोपा। कोई भी देश कितना विकसित है, ये उस देश की स्त्रियों की स्थिति को देखकर पता चलता है। पापा, मैं भी स्कूल में पढ़ूंगी। बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के सभी तबकों से आगे आने का अनुरोध किया। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले, तो जो समाज जीवन में बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। युवाओं की बात हो और संचार की नई तकनीकों की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हर किसी का सपना है कि उनके हाथ में मोबाइल हो और घर में इंटरनेट। भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल इंडिया एक छतरी जैसा कार्यक्रम होगा जिसमें कई सरकारी मंत्रालय और विभाग आएंगे। कई विचार और मत एक साथ गुंथे होंगे। व्यापक दृष्टि होगी ताकि इनमें से सभी को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। डिजिटल इंडिया को सभी सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DEITY इसका संयोजन करेगा। एक कहावत है, बहते पानी में कभी काई नहीं जमती। लेकिन हमारे देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो वर्तमान हालात में अपने अर्थ को खो चुकी हैं। ऐसी ही एक संस्था थी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। दूरदृष्टा नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझते हुए एक नया आयोग बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सिलसिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। इस सरकार का ध्यान केवल युवाओं को आज देश के निर्माण व प्रगति से जोड़ना ही नहीं है, इसकी दृष्टि उस भविष्य पर भी है जब ये पीढ़ी अपनी सुनहरी जवानी को देश के निर्माण में निवेश करके वृद्ध होगी। संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। फुटपाथ पर सोता है, बेचारे को मरना पड़ता है। साइकिल लेके जाता है, मर जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, बस के नीचे आता है, मरता है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और इसलिए एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है, उसको शक्ति दो। उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने 3 अनोखी योजनाएं समाज के उस वर्ग के लिए पेश की हैं जो असंगठित क्षेत्र से ताल्लुक रखता है और आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपए है, जिसे चुकाकर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है। यह योजना ऐसे बचत बैंक खाता धारकों के लिए है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है। बीमा में दुर्घटना जनित स्थायी विकलांगता भी शामिल है। मैं उन देश के करोड़ों लोगों से आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब से, अपने यहां जो काम करने वाले लोग हैं, आपका ड्राइवर हो, आपकी सोसाइटी का लिफ्टमैन हो, गरीब लोग जो जिसके साथ आपका नाता, आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने आता है, आप उसे कहिए मेरे लिए 12 रुपया कुछ नहीं है। एक शाम को कभी कॉफी पीने जाता हूं तो भी 12 रुपए से ज्यादा खर्च करके आ जाता हूं, मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। दूसरी योजना है अटल पेंशन योजना। इसका लाभ 18 से 40 वर्ष के सभी बचत बैंक खाता धारक पा सकते हैं। लाभ प्राप्त करने वाला 42 रुपए से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह का प्रीमियम दे सकता है और फिर उसे
60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। योजना का लाभ जब वो 60 साल का होगा तब शुरू होगा। और अभी तो लगेगा हाँ यार योजना में जोड़ गया, लेकिन जब लाभ मिलने शुरू होगा ना, तब उसको रविंद्रनाथ टैगोर की याद आएगी, तब ये कोलकाता के कार्यक्रम की याद आएगी, और तब ये प्रसंग याद आएगा, हाँ यार उस दिन ये हुआ था। अब बुढ़ापे में बच्चे तो नहीं देख रहे, लेकिन ये मोदी जी कुछ करके गए थे यार, कुछ काम आ गया। और तीसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 18 से 50 वर्ष के सभी बचत बैंक खाता धारक शामिल हो सकते हैं। इसका वार्षिक प्रीमियम केवल 330 रुपए है, जिससे खाता धारक को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। किसी अनहोनी की हालत में बीमे की राशि खाता धारक के परिवार को मिलती है। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं तो पता नहीं कितने डॉक्टर आपको चेक करते हैं, कितना मेडिकल चेकअप होता है, कितनी, और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। बात सिर्फ मेहनतकशों के जीवन स्तर में सुधार तक सीमित नहीं है। जो मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी सरकार ने नई योजनाओं को तैयार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए स्मार्ट शहरों के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 70 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ देश की बढ़ती आबादी तक पहुंच रहा है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में लोग शहरों में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े शहरों के सैटेलाइट टाउन्स के रूप में और मौजूदा मध्यम दर्जे के शहरों के आधुनिकीकरण के जरिए 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का दृष्टिकोण रखा है। जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो शब्द उभरता है वो है लौह पुरुष। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। इसी लौह पुरुष की गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण की योजना को 2014-15 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया और इसके लिए केंद्र ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि स्वरूप 182 मीटर ऊंची ये प्रतिष्ठित प्रतिमा साधु बेट द्वीप पर बनाई जा रही है, जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है। इस भव्य स्मारक की महिमा इसकी सुरम्य पृष्ठभूमि से और बढ़ जाएगी। जब युवा शक्ति तकनीक और ज्ञान से लैस होती है तो अपने साथ साथ सभी की भलाई की दिशा में सोचती है। प्राकृतिक आपदा कब कहां दस्तक दे दे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमारी दृष्टि दूरदर्शी है और हम सभी के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि जरूरतमंदों की मदद न की जा सके। देश का नागरिक चाहे देश में हो या देश के बाहर, हर जगह वो सुरक्षित है। सरकार ने ये संदेश देने की सफल कोशिश की। इतना ही नहीं, चाहे यमन में फंसे हजारों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने की बात हो या पड़ोसी देश नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में दोस्ती निभाने का मुद्दा, देश ने अपना कौशल पूरी दुनिया पर बखूबी सिद्ध किया है। भारत की गति की हलचल को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। विश्व का कोई ऐसा प्रमुख देश नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं न गए हो और भारत को एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास न किया हो। एक बार फिर समय आ गया है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश अपने खोए गौरव को फिर से प्राप्त करे और अपनी उस भूमिका को निभाए जिसका वो हकदार है।
125 करोड़ भारतीयों के जोश के बल पर हम शीघ्र ही ऐसा होते देखेंगे। बीता एक वर्ष इसकी बानगी दिखा रहा है और बेहतर दिनों का दौर बस आ रहा है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के ये देश आगे बढ़े। चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो।